मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की थर्ड ईयर पेपर 1 और यूनिट 3 बॉटनी। यूनिट 1 प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। पादप आकारिकी एवं शारीरिकी। ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, पादप आकारिकी एवं शारीरिकी। इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टिश्यू स्ट्रक्चर। पादपों की आंतरिक संरचना में हमने सबसे पहला पार्ट स्टार्ट किया है टिश्यू स्ट्रक्चर। टिश्यू स्ट्रक्चर में हम लोग टाइप ऑफ टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं। सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड टाइप का परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में 3 तरह के हमने पढ़े, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है ना। इसमें हम सबसे पहला पैरेनकाइमा पढ़ चुके हैं। आज हम कोलेनकाइमा, स्थूल कोणों तक शुरू करने जा रहे हैं। कोलेनकाइमा स्थूल कोणों तक। ठीक है, ये जो सेल्स हैं स्थूल कोणों तक, इस ऊतक की जो सेल्स हैं, यानी कि इस टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं वो जीवित कोशिकाओं से बनी होती हैं, कंपोज्ड ऑफ लाइव सेल या लिविंग सेल्स, कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाओं से बना होता है। जीवित कोशिकाओं से बना हुआ होता है। ठीक है ना। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें लोकलाइज टाइप का डिपोजिशन मिलता है। लोकलाइज डिपोजिशन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सेल वॉल, यानी कि स्थानागत स्थूलन पाया जाता है। कोशिका भित्ति में स्थानागत स्थूलन पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति के अंदर स्थानागत स्थूलन इनमें पाया जाता है। लिग्निन इनके अंदर एब्सेंट होता है। इज एब्सेंट। लिग्निन जो है इनके अंदर एब्सेंट होता है, यानी अनुपस्थित होता है, नहीं मिलता। इनकी जो सेल वॉल है उनमें लिग्निन जो होता है वो एब्सेंट होता है, वो नहीं मिलता। ये सेल्स अधिकतर जो पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं उनमें डिपोजिशन से तैयार होती हैं, विकसित होती हैं। डेवलप फ्रॉम डिपोजिशन इन पैरेनकाइमेटस सेल्स in parenchyma cells and are elongated, और elongated होती हैं, लंबी होती हैं। ठीक है।
सामान्यतः मृदुत की कोशिकाओं में सामान्यतः मृदुत की कोशिकाओं में स्थूलन से विकसित होती हैं। स्थूलन से विकसित होती हैं वह लंबी होती हैं। ठीक है ना। और कैसी होती हैं? लंबी यानी इलोंगेटेड हो जाती हैं, यानी कि ये लंबाई में बढ़ जाती हैं। अब है सेकंड इनका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पत्ति एवं वितरण। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पत्ति एवं वितरण। ठीक है। उत्पत्ति एवं वितरण यानी ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सामान्यतः ये जो सेल्स होती हैं ये पेरेन्काइमेटस सेल से ही डेवलप होती हैं। हम लोग कभी भी पढ़ चुके हैं। सामान्यतः ये जो सेल्स होती हैं पेरेन्काइमेटस सेल से डेवलप होती हैं, जो कि प्रोकैम्बियम जैसी दिखाई देती हैं, या फिर ये ग्राउंड मेरिस्टेम से डेवलप होने वाली आइसोडायमेट्रिक सेल से बनती हैं। लिख लीजिए। सामान्यतः यह दीर्घ हित कोशिकाओं से विकसित होती हैं। विकसित होती हैं जो प्राक-एधा के समान दिखाई देती हैं। प्राक-एधा के समान दिखाई देती हैं। अभी मैं बताता हूँ प्राक-एधा क्या होता है। या भरण विभज्योतकी कोशिकाओं से विभज्योतिकी कोशिकाओं से विकसित होती हैं। ठीक है। यह भरण विभज्योतिकी कोशिकाओं से विकसित होती हैं। पहले अपन इसका इंग्लिश लिख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। जनरली these cells
आर derived from elongated cells parenchymatous cells, elongated parenchymatous cells which are looks like similar to procambium. Similar to procambium, ठीक है, और दे मे बी डिराइव फ्रॉम दे derived from ground meristem cells. Or they may derive from the ground meristem cells. अब इनका मतलब हम समझ लेते हैं। पहले तो देखो ये कौन से बनती हैं, जो पैरेनकाइमा हमने पढ़ी थी उसमें पैरेनकाइमा में एक सेल्स थी इलोंगेटेड सेल्स जो थी जिनको बोलते हैं प्रोसेनकाइमा, तो ये उन प्रोसेनकाइमा सेल्स से डिराइव होती हैं, ठीक है ना, जो प्राक एधा यानी कि प्रोकैम्बियम जैसी दिखाई देती हैं। अब कैम्बियम क्या होता है? कैम्बियम एक प्रकार की लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एधा, एधा या कैम्बियम। ये जो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, इस वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के चारों तरफ ये यहाँ पर एक पतली लेयर पाई जाती है सेल्स की, ये कहलाती है कैम्बियम लेयर, ठीक है। ये कैम्बियम लेयर जो होती है ये सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है, हम कैम्बियम के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे, अभी तो मैं केवल आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये कैम्बियम लेयर की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, ये डिवाइड होकर द्वितीयक ऊतकों का, सेकेंडरी टिश्यूज़ का निर्माण करती हैं। तो ये जो कैम्बियम है ये कई प्रकार की होती है। प्राक एधा यानी इस कैम्बियम को बनाने वाली जो कैम्बियम होती है वो कहलाती है प्रोकैम्बियम यानी कि प्राक एधा। फिर इसके बाद में ये कैम्बियम अलग अलग प्रकार की हो जाती है, कॉर्क कैम्बियम हो जाती है जिससे कॉर्क बनता है, ठीक है ना, और इसके अलावा फेसिकुलर कैम्बियम हो जाती है, वस्कुलर टिश्यू बनाने वाली कैम्बियम अलग होती है। तो कैम्बियम एक्चुअली ऐसे सेल्स होते हैं, कैम्बियम जो है एक ऐसा टिश्यू सिस्टम है जिसके अंदर उपस्थित सेल्स सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो उस समय काम में आती हैं, द्वितीयक वृद्धि के समय उनका उपयोग होता है, ठीक है ना। तो कैम्बियम को बनाने वाली यानी एधा को बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो कहलाती है प्राक एधा यानी प्रोकैम्बियम सेल्स। तो ये दीर्घित कोशिकाओं से यानी कि इलोंगेटेड पैरेनकाइमेटस सेल से, प्रोसेनकाइमा जो होती हैं उनसे डेवलप होती हैं, जो प्राक एधा के समान दिखाई देती हैं, ठीक है ना, विच आर सिमिलर टू द प्रोकैम्बियम। या फिर ये ग्राउंड मेरिस्टेम से डिराइव होती हैं। ग्राउंड मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक तो वो होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है ना, और एक ग्राउंड मेरिस्टेम, ये बीच का जो पार्ट है, ये बीच का पार्ट कहलाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स डेवलप होती हैं, जो विभज्योत की कोशिकाएं डेवलप होती हैं वो कहलाती हैं भरण विभज्योत की कोशिकाएं या ग्राउंड मेरिस्टेम। ये भी सेकेंडरी ग्रोथ के समय काम आती हैं। तो इनसे इन स्थूल कोणोत्तक कोशिकाओं का यानी कोलेनकाइमेटस सेल्स का विकास होता है, यानी कोलेनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं इन्हीं सेल्स से डेवलप होती हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये पाई कहाँ कहाँ जाती हैं। ये पाई कहाँ कहाँ जाती हैं? ये तने, पत्तियों, पुष्पीय अंगों और फलों के अंदर ये उपस्थित होती हैं, यानी कि स्टेम,
लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। तना, पर्ण, पुष्प और फलों में यह उपस्थित होती है, पर एब्सेंट इन रूट्स, रूट्स के अंदर यह नहीं होती। एब्सेंट इन रूट्स, मूल में एब्सेंट होती है। ठीक है, जो मूल हैं उनके अंदर ये नहीं पाई जाती। ठीक है ना। द्वितीयक ऊतकों के अंदर सेकेंडरी टिश्यूज में एब्सेंट होती है। सेकेंडरी टिश्यूज में एब्सेंट होती है। द्वितीयक ऊतक जो होते हैं, जो द्वितीयक वृद्धि के समय बनते हैं, जिनकी वजह से तने की मोटाई बढ़ती है। द्वितीयक ऊतक वो होते हैं जिनकी वजह से तने की मोटाई बढ़ती है। डाइकोट प्लांट्स के अंदर ही द्वितीयक वृद्धि होती है। मोनोकोट प्लांट्स के अंदर या जो एनुअल प्लांट्स होते हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, इसलिए उनका तना जो होता है वो मोटा नहीं होता। लेकिन जहाँ द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वहाँ तने की मोटाई बढ़ती है। तो द्वितीयक ऊतकों में यह अनुपस्थित होती है। एब्सेंट होती है यानी कि अनुपस्थित होती है। ठीक है, इसके अलावा मोनोकॉट्स के अंदर एब्सेंट होती है। जनरली एक बीजपत्री पादप, उनके अंदर ये एब्सेंट होती है। मोनोकॉट्स में एक बीजपत्री पादपों के अंदर ये नहीं पाई जाती। अब ये होती कहाँ कहाँ है? ये होती है वलकुट की बाहरी परतों के रूप में, यानी एक्सटर्नल लेयर। इट इज प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद ये पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर वस्कुलर टिश्यू, ये बीच का पिथ, ये मेडलरी रेज या पिथरेज, ये कहलाता है पार्ट कॉर्टेक्स का, वलकुट का। ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है कॉर्टेक्स यानी वलकुट। तो इसकी बाहरी परतों में यह उपस्थित होती है। आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स यानी वलकुट की बाहरी परतों में बाह्य परतों में वलकुट जो है उनकी बाह्य परतों के अंदर उपस्थित होती है, या फिर एपिडर्मिस की हाइपोडर्मिस के अंदर मिलती है। और इन हाइपोडर्मिस ऑफ एपिडर्मल लेयर अथवा अधिचर्म की अधश त्वचा के अंदर यह उपस्थित होती है। अधश त्वचा के अंदर यह उपस्थित होती है, में होती है। ठीक है, उनकी अधश त्वचा के अंदर यह उपस्थित होती है। पत्तियों में शिराओं के एक ओर या दोनों ओर और पत्तियों के किनारों के साथ साथ ही मिलती है। इसको हटा रहा हूं मैं।
on both side of veins in leaf or on the side of leaf. पत्तियों में शिराओं के दोनों तरफ और पत्तियों के किनारों पर पत्तियों के किनारों पर होती है। ठीक है, पत्तियों के किनारों पर यह होती है। अब बात आती है इनका साइज और शेप। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। इनकी संरचना कैसी होती है? देखो, इनकी आकृति और जो होती है आकार, ये बिल्कुल पैरेन्काइमेटस सेल जैसा होता है, मृदुत की कोशिकाओं के जैसा होता है। ये हो सकता है आइसोडायमेट्रिक, जैसे पैरेन्काइमेटिक सेल होती हैं, ठीक उसी तरह से इनकी संरचना होती है, उसी तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, आइसोडायमेट्रिक। इसके अलावा इलोंगेटेड फाइबर लाइक, आइसोडायमेट्रिक यानी कि समव्यासी, समव्यासी, इलोंगेटेड दीर्घित, फाइबर लाइक तंतुमय, फाइबर की जैसी सेल हो सकती हैं यानी कि तंतुमय हो सकती हैं। ठीक है, फाइबर लाइक यानी तंतुमय तक हो सकती हैं। ठीक है, ये बात हुई इनकी। दूसरा, सेल वॉल इज थिक एज कंपेयर टू पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के मुकाबले जो इनकी सेल वॉल होती है वो थिक होती है। मृदुत की कोशिकाओं के मुकाबले कोशिका भित्ति मोटी होती है। कोशिका भित्ति मोटी होती है। ठीक है ना, जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की। इनकी बनी हुई होती है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई ये होती है। कोशिका भित्ति जो है
वो असमान मोटाई की होती है, यानी कि असमान मोटाई, इर्रेगुलर थिकनेस होती है। कहीं पर ज़्यादा मोटी होती है, कहीं पर कम मोटी होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है उसमें लोकेलाइज जगह पर वो डिपोजिशन मिलता है, यानी कहीं कहीं पर डिपोजिशन हो जाता है, कहीं कहीं पर डिपोजिशन नहीं होता। हमने पढ़ा था यहाँ पर लोकेलाइज डिपोजिशन यानी कि स्थानागत स्थूलन होता है। तो जहाँ पे स्थूलन हो जाता है वहाँ पे सेल वॉल मोटी हो जाती है, जहाँ पे स्थूलन नहीं हो पाता या कम हो पाता है वहाँ पे इसकी सेल वॉल जो है वो मोटी नहीं रह पाती, थिन रह जाती है। ठीक है ना। असमान मोटाई यानी इर्रेगुलर थिकनेस की होती है। इर्रेगुलर थिकनेस की इसकी जो सेल वॉल है वो होती है। ठीक है, ये लिख लीजिए। इनके अंदर जो स्थूलन है वो सेल के साथ साथ चलता रहता है, सेल ग्रोथ के साथ साथ होता रहता है। डिपोजिशन जो है वो सेल ग्रोथ के साथ साथ होता रहता है। ठीक है ना, सेल ग्रोथ के साथ इनमें स्थूलन जो है वो होता रहता है। इसी वजह से स्थूलन कोशिका वृद्धि के साथ इनमें चलता रहता है। ठीक है, कोशिका वृद्धि के साथ इनमें होता रहता है, सेल ग्रोथ के साथ। इसी वजह से ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स जो कोमल जो पादप अंग होते हैं, ठीक है ना, यानी सॉफ्ट जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, उनको एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट देती है। उनको क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट देती है, जिसकी वजह से वो पौधे जो होते हैं वो हवा के झोंकों की वजह से टूटते नहीं हैं। ठीक है ना। इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू it gives mechanical support to soft part of plants. Soft part of plants. कोमल पादक अंगों को यांत्रिक दृढ़ता देती है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है। समटाइम क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो प्रेजेंट। कभी कभी इनमें क्लोरोप्लास्ट भी मिलता है। ठीक है। हरित लवक पाया जाता है। कभी कभी इनमें हरित लवक भी उपस्थित होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट भी इनके अंदर कभी कभी पाया जाता है। टाइप्स कितने प्रकार की होती हैं?
टाइप्स, कितने प्रकार की होती हैं। तो ये इनमें डिपोजिशन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन, स्थूलन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन, स्थूलन के आधार पे 3 भागों में इनको बांटा गया है। स्थूलन के आधार पर 3 भागों में इनको बांटा गया है। सबसे पहली है लेमिलर और प्लेट कोलेनकाइमा, स्तरित अथवा पट्टिका स्थूल कोणों तक। लेमिलर और प्लेट पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा नहीं कोलेनकाइमा, स्तरित अथवा पट्टिका स्थूल कोणों तक। अथवा पट्टिका स्थूल कोणों तक। इनमें टेंजेंशियल जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो उनका स्थूलन होता है। लिखो, टेंजेंशियल लेयर, सेल की जो टेंजेंशियल लेयर है इज डिपोजिटेड, टेंजेंशियल लेयर इज डिपोजिटेड, यानी स्पर्श रेखीय भित्तियों का स्थूलन होता है। स्पर्श रेखीय भित्तियों का स्थूलन होता है। ठीक है ना। इसका एग्जांपल जैसे कि हम डायग्राम से बना के देखें तो जैसे ये सेल्स हैं, तो ये हो गई, ये इस तरह से स्थूलन इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है टेंजेंशियल या स्पर्श रेखीय स्थूलन। इसकी वजह से ये जो स्थूलन है पट्टियों की तरह लगता है। ठीक है ना, ये जो स्थूलन है हमें कैसे दिखाई देता है, पट्टियों की तरह दिखाई देता है, इसीलिए ये प्लेट्स की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसे पट्टी का स्थूलन या प्लेट कोलेनकाइमा बोल देते हैं। इसलिए इसे पट्टिका या प्लेट कोलेनकाइमा बोल देते हैं। लेमिला की रचना, और लेमिला यानी संरचना, स्तर, स्तरों के रूप में दिखाई देने लगती हैं जो कोशिकाएं हैं वो। ठीक है, जैसे एक स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, ऐसे स्तर या पट्टिकाओं के रूप में हमें कोशिकाएं दिखाई देने लगती हैं, इसीलिए इन्हें लेमिलर या प्लेट कोलेनकाइमा या स्तरित अथवा पट्टिका स्थूल कोणों तक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइपोडर्मिस ऑफ सनफ्लावर। इसका एग्जाम्पल है हाइपोडर्मिस ऑफ सनफ्लावर। यानी कि सूरजमुखी की अधश त्वचा। दूसरा है लेक्यूलर कोलेनकाइमा, रिक्तिका में स्थूल कोणों तक।
दूसरा है लेक्यूनर कोलेनकाइमा, यानी रिक्तिका में स्थूल कोणों तक रिक्तिका में स्थूल कोणों तक। इसमें क्या होता है, जो डिपोजिशन होता है वो इंटरसेलुलर स्पेस के चारों तरफ होता है। डिपोजिशन इज ऑन ऑल साइड्स ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। यानी कि स्थूलन अंतरकोशिकीय अवकाश के चारों तरफ होता है। अंतरकोशिकीय अवकाश के चारों तरफ होता है। ठीक है, अंतराकोशिकीय अवकाश जो होता है उसके चारों तरफ होता है। जैसे मालवा साल्विया एग्जाम्पल है इसका, मालवा साल्विया। डायग्राम से देखो, ये सेल, ये सेल, इसे ये सेल्स हैं। तो यहाँ पे स्थूलन जो मिलेगा वो मिलेगा इस तरह का स्थूलन इनके अंदर उपस्थित होता है। इसलिए कहलाती है लेक्यूलर और रिक्तिका में कोलेनकाइमा। ठीक है ना। इससे पहले जो स्थूलन था उसमें क्या है कि स्थूलन आपस में टच करने वाली स्पर्श रेखीय वो वहाँ पे था, स्पर्श रेखीय जहाँ पे दो कोशिकाएं आपस में स्पर्श करती हैं वहाँ पे था। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे स्थूलन कहाँ है, स्पर्श करने के अलावा जो कोशिका भित्ति है, जो इंटरसेलुलर स्पेस का चारों तरफ का भाग है वहाँ पर है। ठीक है। तो ये कहलाता है रिक्तिका में स्थूल कोणों तक। इससे पहले वाला ध्यान से समझना, स्पर्श रेखीय क्यों बोलते थे। इससे पहले वाला जो पार्ट था जो हमने पढ़ा था प्लेट या लेमिलर, उसमें जहाँ दो कोशिका एक दूसरे को स्पर्श करती है वहाँ पर स्थूलन था। ठीक है ना। और इसमें स्थूलन कहाँ पर है, जहाँ पर अंतराकोशिकीय अवकाश है। अगर हम इससे पहले का डायग्राम एक बार दोबारा देखें, दोनों में फर्क समझें। यहाँ पे स्थूलन था जहाँ स्पर्श करती हैं कोशिकाएं एक दूसरे को। ठीक है ना। तो वो था लेमिलर और ये था लेक्यूनर। तीसरा टाइप का होता है एंगुलर कोलेनकाइमा। थर्ड टाइप का है एंगुलर कोलेनकाइमा। यानी कोणीय
स्थूल कोणों तक। कोणीय स्थूल कोणों तक, इसका एग्जाम्पल धतूरा, गेंदा, धतूरा, डटूरा, गेंदा, टेजिटस, ठीक है। इनके अंदर होता है, इनमें कोशिकाओं के कोणों पर लंबाई में स्थूलन मिलता है। ऑन द कोन्स ऑफ सेल, ठीक है, यानी कोशिकाओं के कोणों पर लंबाई में स्थूलन होता है। कोणों पर, जो कोने होते हैं कोशिकाओं के, उनमें। ये सेल्स हैं, ठीक है। इन सेल्स में जहाँ जहाँ इनके कोने होते हैं वहाँ वहाँ इनमें लंबाई में स्थूलन होता है। ये कहलाता है एंगुलर या कोणीय कोलेनकाइमा कहलाती हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारी कोलेनकाइमा की टाइप्स। अब इसके जो फंक्शंस हैं वो हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।